Hello everyone, how are you all? I hope everyone is fine and good. सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रिचा, आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है, जो हमारे चैनल को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, हमें डेली जो है कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे, ताकि हम मोटिवेट हो सके, हम और आगे बढ़ सकें। हम आपके लिए डेली अब यूपी जीके, आपके लिए हिंदी, आपके लिए हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये सभी लेकर आ रहे हैं। बस आप हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और हम आपके लिए प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे जो है मैटर लेके आते रहेंगे। प्यारे मीन्स जो यूजफुल हो, प्यारे मीन्स क्यूट नहीं, प्यारे मीन्स अच्छे, क्वालिटी, ठीक है, जो आपके काम आए। अदरवाइज हमारे पढ़ने का क्या मतलब है अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही नहीं है। तो हम आज इसी के सीक्वेंस में आगे आपके लिए फिर से जीके, यूपी जीके की क्लास 3 लेकर आ गए हैं। आई होप आपको हमारी लास्ट क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट्स भी आते रहते हैं, वो हमको लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। तो बस हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बस आइए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लास। तो चलिए अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया। पहला पॉइंट ये है कि आगरा प्रेसिडेंसी जो है उसको बंगाल प्रेसिडेंसी से कैसे और कब अलग किया गया। तो इसका आंसर ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपका, मैंने आपको बताया कि यूपी में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका इकोनॉमिक्स है, बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। तो हमें सबको लेकर चलना है, जो कि हमारे यूपी से निकला हुआ है। इसलिए क्योंकि आपका यूपी हो गया, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो गया, चाहे आपका यूपीएसआई हो गया, चाहे आपका यूपी पुलिस हो गया, और चाहे आपका लेखपाल या और एग्जाम्स हो गए जिनमें हिंदी का और जिसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंस है यूपी जीके का। हम ये क्लास इसीलिए आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया। तो ये किया गया आपका 1833 में, ठीक है। 1833 में आपका ये आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कहता है कि यूपी में भाबर भूमि, ठीक है, एक भाबर भूमि है, किस जिले में है। अब आपको ये बताना है कि भाबर भूमि आपका किस जिले में है। तो ये आपके है गोंडा, ठीक है, गोंडा जिले में है। ये आपको पता होगा, जो लोग गोंडा के रहने वाले हैं उनको नहीं भी पता होगा तो अब उन्हें ये पता चल गया होगा कि भाबर भूमि आपके गोंडा जिले में है। उसके बाद यूपी के किस क्षेत्र में सोना पाया जाता है, किस क्षेत्र में सोना पाया जाता है। अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आपको पता है कि अभी लॉकडाउन में सोने के क्या रेट थे, सोने का प्राइस आसमान छू रहा था, सोने का दाम। तो ये उस हिसाब से ये क्वेश्चन हमारे लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि किस क्षेत्र में सोना पाया जाता है। तो ये आपका है शारदा रामगंगा नदी, शारदा रामगंगा नदी, ठीक है। इस क्षेत्र में आपका शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र में आपका सोना पाया जाता है, ठीक है। अभी ये नहीं कि आप लोग वहाँ सोना लेने पहुँच जाए, मतलब वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है, सोना इतनी आसानी से नहीं मिलता, हाँ, बट इस क्षेत्र में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत कला भवन संग्रहालय, ठीक है, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है। तो ये है आपका, पता होगा आपको, वाराणसी में। वाराणसी में आपका भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। कल मैंने आपको करवाया था राज्यपाल, कि यूपी के पहले राज्यपाल कौन थे, और अब इस क्वेश्चन में इस पॉइंट में आया है कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। तो आपको मुख्यमंत्री बताना है। तो मुख्यमंत्री हैं आपके, वैसे आपको पता होगा बट फिर भी ये जिसको नहीं पता है उसके लिए अपडेट है कि मुख्यमंत्री आपके गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत ने मुख्यमंत्री, ये हमारे यूपी के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं,
उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम देखते हैं कि वर्तमान में यानी आज के समय में यूपी में छठी शताब्दी में कितने महाजनपद थे। वर्तमान यानी कि जो छठी शताब्दी थी उस समय की बात की जा रही है कि उस समय यूपी में कितने जनपद थे। तो ये थे आपके 8। ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री की क्लास में पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री की क्लास में मैंने आपको महाजनपद बताए हैं, वहाँ पे 16 हैं। तो यहाँ पे यूपी में आप ऐसे याद कर सकते हो कि वहाँ पे 16 थे भारत में, लेकिन आपका जो यूपी में है छठी शताब्दी में कितने महाजनपद हैं, ये हैं 8। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं उन नदियों के नाम जो यूपी की सीमा पर मिलती हैं। ठीक है, अब मतलब हमको ऐसी नदियों के नाम बताने हैं जो कि यूपी की सीमा बॉर्डर पे, ठीक है, बॉर्डर पे मिलते हैं। तो ये हैं आपके यमुना, गोमती और तीसरी है रामगंगा। ठीक है, ये जो आपकी 3 नदियां हैं यमुना, गोमती और रामगंगा। ठीक है, यमुना, गोमती, रामगंगा जो आपकी है ये आपकी क्या है, यूपी की सीमा पर जो नदियां हैं मिलने वाली। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यूपी में अधिकतम भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये हमको ये बताना है कि यूपी का जो मैक्सिमम पार्ट है यानी यूपी जो हमारा है तो उसमें ज़्यादातर हिस्से में हमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो आपकी मिट्टी आपको बतानी है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूपी में अधिकतम भूभाग में कौन सी मिट्टी है। तो ये आपकी है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी आपके जो है यूपी में अधिकतम भूभाग में पाई जाती है। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिरोजा और तारपीन का तेल, ठीक है, बिरोजा और तारपीन का तेल बनाने में क्या मिलाया जाता है। मतलब कि जैसे आपका बहुत सारे तेल होते हैं, आपका नारियल का तेल होता है, आपका सरसों का तेल होता है, उसी तरह आपका बिरोजा और तारपीन का तेल होता है। तो कह रहा है कि इसको बनाने में आपको क्या मिलाया जाता है। तो इसको बनाने में मिलाया जाता है आपका पाइन की राल। पाइन की राल, ठीक है, पाइन की राल जो है इसको जो है मिलाया जाता है, तब आपका जो है जाके फिरोजा और तारपीन का तेल मिलके बनता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, ये क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके कौन से एग्जाम्स में कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसलिए इन सबको याद रखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यूपी में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो है जनगणना से लिया जाता है। तो यूपी में प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, प्रति 1000 जो पुरुष होते हैं उन पे कितनी महिलाएं हैं। तो ये आपको पता होगा कि 908। ठीक है, केवल 908 महिलाएं, यानी कि अगर 1000 पुरुष हैं तो केवल 1000 पुरुष, जहाँ पे 1000 पुरुष खड़े होंगे उनके कंपैरिजन में केवल 908 हैं, यानी कि 92 महिलाएं कम है पुरुषों पर। फिर भी पुरुष जो है आपसे देखिए कि ज़्यादा है और महिलाओं का इस तरह से आप देखेंगे कि संख्या कम है। तो हमारे वैसे भी जो हमारी महिलाएं हैं या हमारी जो स्त्रियां हैं वो इनको नारी जो दुर्गा जी के उसमें दिया जाता है, दुर्गा जी का रूप माना जाता है। तो आपको ये वैसे भी नारी बहुत ही कहते हैं पूजनीय होती है, बहुत ही कोमल होती है, माँ का रूप निभाती है, एक पुत्री का रोल निभाती है, एक बहू का करती है, एक बेटी का करती है, बहुत सारे रिश्ते निभाती है। तो वैसे भी बेटियों और स्त्रियों के ऊपर जो है भूमिकाएं उनकी कम नहीं है। तो हमारा ये जो है एक कर्तव्य है कि हमको महिलाओं की रक्षा करनी है, हमको इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के उसके लिए कुछ करना है। तो आपको भी इस क्षेत्र में आगे सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा बातें मैं नहीं कहूँगी क्योंकि आप सभी खुद ही समझदार हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम फिर आगे बढ़ सकें। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ ताकि आप इसे, अगर आपको विजुअल होगा तो आपको विजुअल हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसी के साथ आगे अपने पॉइंट्स को देखते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना। अब हम इसमें देखेंगे तो कि 2011 की जनगणना से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी याद रखना, कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके पीसीएस वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। आपका पीसीएस हो गया, आपका यूपी पुलिस हो गया, आपका यूपीएसआई हो गया, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। याद रखिएगा आप मेरी बात, आपको जब ये क्वेश्चंस मिलेंगे तब आपको याद आएगा कि हाँ मैंने ये बात कही थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। मतलब ये हमें बताना है कि जो शहरी जनसंख्या है वो परसेंटेज में कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका आंसर है 22.28%। इसका मतलब ये है कि 22.28% जो है वो हमारी शहरी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कुशीनगर राज्य किस लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है, अभी मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है, आपको हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने आपको बताया है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उन सबको एक नाम दिया गया है। उन सबका जो नाम है तो उसी में ये पूछा जा रहा है कि कुशीनगर राज्य किस लिए। उसमें जो कुशीनगर था तो कुशीनगर का महात्मा बुद्ध के जीवन से क्या संबंध है। इसका संबंध है बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ठीक है, बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण। ठीक है, परिनिर्वाण। ठीक है, तो इसका वो है आप निर्वाण है ये। ठीक है, मैं इसको फिर से रब करके परिनिर्वाण। ठीक है, तो कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अब महापरिनिर्वाण के लिए महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो आप इसके लिए अब आपको क्या है, ये आप हिस्ट्री का जो है आपकी हिस्ट्री की क्लास में मैंने आपको महात्मा बुद्ध के बारे में बताया है, आप उसको जब देख लेंगे तो आपको महात्मा बुद्ध, अगर आप उसे देख लेते तो महात्मा बुद्ध के लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है यूपी में वन का प्रतिशत, यानी कि यूपी में हमारे जो वन है वो कितने परसेंट है। ठीक है, आपको परसेंट में बताना है कि यूपी में कितना। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ट्रिकी, क्योंकि ये तो क्वेश्चन या तो आता है आपको या तो नहीं आता है। तो इसमें आपको आंसर जो होगा 5.95%। ठीक है, 5.95% केवल वन हमारे यूपी में बचे हैं। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ हमें लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ से आपको पता है हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहता है, रिसाइकिल होती रहती हैं चीज़ें। तो इसलिए हमको वन को ज़रूर जो है करना चाहिए, पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए, पौधे ज़रूर लगाने चाहिए हमें। ठीक है, पौधे लगाने चाहिए और क्योंकि पेड़ों से ही हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, फल फूल, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो हमें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस राज्य में परमाणु ऊर्जा घर का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि किस राज्य में परमाणु ऊर्जा घर का निर्माण किया गया है। तो ये आपका है नरोरा। ठीक है, नरोरा राज्य में आपका परमाणु ऊर्जा घर का निर्माण हुआ है। अब यूपी को कितने भौगोलिक नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यूपी को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यूपी का आपको बांटा गया है 3 भौगोलिक क्षेत्रों में। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि यूपी को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, ये है 3। तो यूपी को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका 2011 की जो जनगणना अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे मिस हो गया है कि जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार यूपी में जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि यूपी में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो वो आपका है 828 आपका 2011। अब देखिए कि आपको यहाँ जनगणना से कभी क्वेश्चन मिलेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा कि यूपी की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 828 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत
अभी देखिए हमने ऊपर देखा था कि शहरी जनसंख्या कितनी है, अब हम देखेंगे ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, अब ग्रामीण आपका जो है वो है 79.20%। ठीक है, 79.20% आपका जो है ग्रामीण है, और यहाँ पे क्या है, जनसंख्या इतनी ऊपर शहरी थी। अब उसके बाद हम देखेंगे, अब पूछा गया नोएडा की स्थापना किस वर्ष नोएडा की स्थापना हुई। इस तरह से मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि इलाहाबाद की स्थापना की कब हुई, उसी तरह ये है कि नोएडा की स्थापना कब हुई, 1976, 1976 में आपके नोएडा की स्थापना हुई है। ये भी याद रखिए, पूछा जा सकता है। यूपी को वर्षा के वितरण के आधार पर, वर्षा के वितरण के आधार पर, किस आधार पर, वर्षा के वितरण, यानी जो वर्षा होती है आपकी रेन होती है उसके बेस पर कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। ठीक है, हमारा जो आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि जैसी जहाँ पे जैसी वर्षा होती है उसी के अकॉर्डिंग उस क्षेत्र को उतने जलवायु के क्षेत्र में भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि यूपी को वर्षा के वितरण के आधार पर कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये आपका है 3। ठीक है, तो यूपी में वर्षा के वितरण के आधार पर जलवायु जो क्षेत्र है वो 3 है। ठीक है, तो आज का हमारे सारे पॉइंट्स यहीं पे होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट्स हम और भी आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, आपको कैसा लगता है। वैसे तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम्स में कितनी पूछी जाती है। सो बस मैं रिचा आपका एक बार फिर से ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को शेयर करें, लोगों से रिक्वेस्ट करें कि हम हमारे चैनल को, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारा ही चैनल नहीं, आपका भी चैनल है जहाँ पे हम सब लोग मिल के काम करते हैं, वो सबका होता है। और आपके इसी प्यार को हमारे लिए बनाए रखिए, हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी क्लासेस कंटेंट लेके आते रहेंगे। आगे आपको बहुत सारी और भी चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल होंगी जो आपको बाकी जगह पे नहीं मिल रही हैं। ये आपको जो मिल रहे हैं कंटेंट, ये आपके लिए बहुत कई सारी चीज़ों का कंपाइलेशन है। ठीक है, तो आप इसी के साथ फिर हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए हमारे वीडियो को फुल वॉच करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होता है वो आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे रोकती हूँ, विराम देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।